मुख्य प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार पर। दरअसल आज का हमारा ये जो वीडियो है वो दुर्गति विश्वविद्यालय, जिसका पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय था, उसके इतिहास के बारे में बात करने के लिए है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जबलपुर विश्वविद्यालय का गठन कैसे हुआ और इसके गठन की क्या कहानी है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। और इस बात को हमको जानकारी जिन्होंने हम लोग के साथ शेयर की है वो श्री दिलीप कुमार घोष है। दरअसल मैं इतिहास में पीछे जाना चाहूँगा। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तो 1956 में पूरे देश के प्रांतों का पुनर्गठन किया गया। उस समय जबलपुर सीपी एंड बरार के अंतर्गत आया करता था और सीपी एंड बरार की जो राजधानी थी वो नागपुर थी। नागपुर में राजधानी होने के कारण उस समय वहाँ पर उच्च न्यायालय भी था और तमाम प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी वो केंद्रीकृत थी। लेकिन 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उस गठन को देखते हुए उस समय मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता को महसूस किया गया और ये निर्णय लिया गया कि ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ जाए। मैं ये बताना चाहूँगा कि उसके पहले ही सर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय का गठन कर दिया था, जो कि स्वतंत्रता के पूर्व हुआ था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश में जो पहला विश्वविद्यालय बनाया गया या जो गठित हुआ वो था जबलपुर विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है वो विधानसभा में एक अधिनियम लाया गया और उसके अंतर्गत जबलपुर विश्वविद्यालय का गठन किया गया। दरअसल ये इन सब तमाम बातें और जबलपुर विश्वविद्यालय की वो इतिहास की जानकारी जो अब तक सामने नहीं आई, जो आज तक गूगल में भी नहीं है, उनको हम यहाँ पर आप लोग के सामने अवगत कराने के लिए प्रस्तुत हुए। और ये जानकारी हमको जो उपलब्ध कराई है वो श्री दिलीप कुमार घोष, डी.के. घोष ने उपलब्ध कराई है। और दिलीप कुमार घोष यानी कि डी.के. घोष ने इस पूरे जबलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना और इससे अनेक जुड़े हुए तथ्यों को एक लिपिबद्ध किया है। इस समय वे बम्बई में रहते हैं और उनके बारे में एक मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि वे IIT मुंबई के लगभग 16.5 साल से अधिक समय तक रजिस्ट्रार रहे। दरअसल श्री डी.के. घोष को जबलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय नागपुर से जबलपुर लाने का श्रेय जबलपुर विश्वविद्यालय के पहले कुलाधि सचिव, जिन्हें कि हम रेक्टर भी कह सकते हैं, वो डॉक्टर उमावर मिश्रा को था। डॉक्टर उमावर मिश्रा जब जबलपुर विश्वविद्यालय के पहले कुलाधि सचिव के रूप में नियुक्त हुए तो वे अपने प्रशासनिक सहयोग के लिए दिलीप कुमार घोष को नागपुर से लेकर जबलपुर आए थे। और श्री दिलीप कुमार घोष यानी कि डी.के. घोष जबलपुर में कुलाधि सचिव उमावर मिश्रा के साथ उन्होंने काम किया और बाद में उमावर मिश्र के साथ वे जब खैरागढ़ संगीत और कला विश्वविद्यालय बना, जो कि एशिया का पहला कला और संगीत विश्वविद्यालय था, उसके गठन के समय वे उमावर मिश्र जी के साथ खैरागढ़ चले गए। उनकी ख्याति भारत में शिक्षण संस्थानों, खासतौर से विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों के संबंध में मानी जाती है और उसके संबंध में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब दी। विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में पंडित कुंजीलाल दुबे की नियुक्ति हुई और उस समय कुंजीलाल दुबे ने जब वो कुलपति नियुक्त हुए तो उन्होंने ये निर्धारित किया कि वे विश्वविद्यालय में कुलपति पद का जो निर्वाह है वो मानसेवी रूप में करेंगे, अर्थात वो इस संबंध में कोई भी वेतन या भत्ते नहीं लेंगे। उसी समय नागपुर विश्वविद्यालय में कुलाधि सचिव के रूप में उमावर मिश्र कार्य कर रहे थे। वे लगातार 3 बार से उनकी नियुक्ति कुलाधि सचिव पद पर हो रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि पंडित कुंजीलाल दुबे और डॉक्टर उमावर मिश्र जैसे दो व्यक्ति जिनका जीवन बहुत साफ सुथरा रहा है, बेदाग छवि रही है, इन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर उमावर मिश्र दर्शन शास्त्र के
बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय से इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की और इन दोनों परीक्षाओं में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उमावर मिश्र जी जहां शैक्षणिक जगत में उनकी छवि विद्वान के रूप में थी, वहीं उनकी एक छवि प्रशासनिक सूझबूझ वाले व्यक्ति की भी थी। तो जब जबलपुर विश्वविद्यालय का गठन हुआ तो उस समय पंडित कुंजीलाल दुबे ने जबलपुर विश्वविद्यालय के गठन को देखते हुए इसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अमला जामा पहनाने के लिए डॉक्टर उमावर मिश्र को नागपुर से यहाँ आमंत्रित किया और उमावर मिश्र ने आकर जबलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना और गठन संबंधी कामों को अपना भरपूर सहयोग देना। जबलपुर विश्वविद्यालय की वैधानिक रूप से जब घोषणा हो गई तो उस समय इसका कोई कार्यालय नहीं था। तब अस्थायी रूप से इसके जो कार्यालय की स्थापना की गई वो डॉक्टर उमावर मिश्र शहर स्मारक के पास एक बंगले में किराए से रहा करते थे। तब जबलपुर विश्वविद्यालय का एक अस्थायी कार्यालय उनके घर में ही प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात 24 जून 1957 को बड़े कार्यालय की आवश्यकता हुई तो उस समय जबलपुर में वेटनरी कॉलेज बन चुका था, उसका भवन था, तो अस्थायी रूप से वहाँ पर किराए की जगह ली गई और वेटनरी कॉलेज में जबलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय प्रारंभ कर दिया गया। इसके पश्चात 2 अक्टूबर 1957 को वेटनरी कॉलेज के ही मैदान में, वहाँ के प्रांगण में, उस समय देश के गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने जबलपुर विश्वविद्यालय का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। जब जबलपुर विश्वविद्यालय की उद्घाटन हो रहा था उस समय इसके कुलपति पंडित कुंजीलाल दुबे ने पश्चिमी देशों के तमाम प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय थे, जिसमें ऑक्सफोर्ड भी शामिल था, वहाँ के विद्वानों, वहाँ के कुलपतियों, वहाँ के निर्देशकों को एक पत्र भेजा कि मध्य प्रदेश में जबलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है और इस स्थापना पर भी अपना शुभकामना संदेश भेजे। उस समय जो ये पत्र मुद्रित किया गया था, उस समय जबलपुर की प्रसिद्ध मौजीलाल सिंघई एंड फर्म ने इसके पत्रों को मुद्रित किया और ये पत्र मुद्रित होकर पूरे विश्व के प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों में भेजे गए थे। ये पंडित कुंजीलाल दुबे की एक दूरदर्शिता थी। वे लोगों को बताना चाहते थे कि जबलपुर में एक अनोखा विश्वविद्यालय का गठन किया। पंडित कुंजीलाल दुबे के कुलपति बनने, डॉक्टर उमावर मिश्र के रेक्टर बनने के बाद जबलपुर विश्वविद्यालय को एक कुशल कोषाध्यक्ष की जरूरत थी। उस समय भारतीय संसद के सबसे कम उम्र के सांसद बने सुशील कुमार पठेरिया को जबलपुर विश्वविद्यालय का कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया और डॉक्टर उमावर मिश्रा के एक सहकर्मी थे श्री के.आर. पंड्या, वो जबलपुर विश्वविद्यालय के पहले रजिस्ट्रार के रूप में। वेटनरी कॉलेज में जबलपुर विश्वविद्यालय का तो एक प्रशासनिक भवन था, लेकिन इसके लिए अपने खुद के भवन की जरूरत थी और इसकी खोजबीन उस समय जबलपुर संभाग के कमिश्नर RC-VP नरोना और कुंजीलाल दुबे ने शुरू की। ये दोनों व्यक्ति पहले तो मंडला रोड की ओर जमीन देखने गए और वहां उन्होंने जमीनों को देखा, लेकिन RCP नरोना और कुंजीलाल दुबे के स्मृति में, उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में यह विचार आया कि वहां पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का भवन बनाना उचित नहीं होगा। तब उन्होंने निर्णय लिया कि उस समय जबलपुर का जो प्राचीन महाविद्यालय था रॉबर्टसन कॉलेज, उसके आसपास ही वो जगह ढूंढी जाए। तो उस समय उन्होंने पचपेड़ी पे, जहां आज ये मौजूदा भवन है, इस स्थल का निरीक्षण किया। ये उस समय ये स्थल एक पहाड़ी के रूप में था और इसके आगे की कोई जिंदगी नहीं हुआ करती थी। तब उन्होंने यह निर्णय लिया और यहाँ पर प्रशासनिक भवन बनाने का काम तुरंत शुरू किया। उस समय जहाँ पर जबलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जा रहा था, उस समय वहाँ पर सिर्फ एक ही भवन था, वो था एक ब्लैक डॉन नाम का गेस्ट हाउस, जिसको बाद में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने अपना गेस्ट हाउस बना दिया। अब दरअसल मामला ये आया कि इस पहाड़ी को पर एक भवन बनाया जाना है, तो जो सरकारी औपचारिकताएं पूरी की गई और इस काम का ठेका उस समय जबलपुर के जो सबसे बड़े ठेकेदार थे
बनारसी दास भानोट जी को दिया गया और बनारसी दास भानोट ने इसको बहुत तेजी से काम करते हुए उस समय इस विशाल भवन का निर्माण की जो लागत आई वो सिर्फ 6,71,000 आई। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर उसको हम आज के मूल्य में या आज के रुपए में कन्वर्ट करें तो वो करोड़ों रुपए होती है। तो 6,71,000 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो आज यहाँ मौजूद है, उस समय जबलपुर विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक भवन है उसकी लागत कुल 6,71,000 आई। मैं इसके साथ ये भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि उसी समय बनारसी दास भानोट ने जबलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के साथ महाकौशल आर्ट्स कॉलेज, जबलपुर कलेक्ट्रेट, पीएसएम कॉलेज की जो नया भवन है, इन सब का उन्होंने ठेका लिया और इन भवनों का उन्होंने निर्माण किया। जब भवन बन गया तब वो महत्वपूर्ण क्षण आ गया 11 जुलाई 1961 का, जब देश के प्रधानमंत्री जबलपुर आए और उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। मैं बताना चाहूँगा कि 11 जुलाई के पहले 1 जुलाई से 10 जुलाई 1961 तक जबलपुर में भारी बारिश होती रही। लोगों के मन में ये चिंता थी कि 11 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने आएंगे तो कार्यक्रम कैसे संभव होगा। लेकिन 11 जुलाई को जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पर आगमन हुआ, उस दिन मौसम खुल गया, सूर्य अपनी पूरी किरणों और तपन के साथ आकाश में छाया हुआ था और लोगों ने इसको शुभ संकेत माना। जवाहरलाल नेहरू आए, उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय के इस प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। ये मेरे पीछे उसका शिलालेख है। उन्होंने जब पूरे प्रशासनिक भवन का निरीक्षण किया तो प्रशासनिक भवन के साथ इसका एक प्रेक्षागृह भी बनाया गया। उस प्रेक्षागृह को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसमें सबसे जरूरी होती है अक्ल या बुद्धि। उन्होंने जबलपुर के विश्वविद्यालय के प्रेक्षा भवन की बहुत सराहना की और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत सुंदर नया प्रेक्षागृह है और हम कहना चाहेंगे कि इसकी जो इमारत है, जो इसके खंभे हैं, जो इसकी इमारत की बुलंदी है, आज भी वैसी ही बरकरार है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो कथन है उसको ये चरितार्थ करते हैं। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो अच्छे अध्यापक, दूसरी अच्छी संरचना और तीसरा अच्छा पाठ्यक्रम जो कि भविष्य को लेकर विद्यार्थियों को मददगार साबित हो। इसके लिए जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पंडित कुंजीलाल दुबे और रेक्टर डॉक्टर उमावर मिश्र ने एक नीति बनाई और कुंजीलाल दुबे ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक पत्र लिखा कि वे चाहते हैं कि जबलपुर विश्वविद्यालय में अच्छे अध्यापकों को नियुक्ति हो, जिससे विश्वविद्यालय ही को लाभ ना हो बल्कि इसकी आने वाली जो विद्यार्थियों पीढ़ी उनको लाभ हो। तो इसके लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने श्री कालिदास भट्टाचार्य का नाम का सुझाव दिया और कालिदास भट्टाचार्य से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वे जबलपुर विश्वविद्यालय में अध्यापक बनना पसंद तो करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि उसी समय उनको विश्व भारती जो विश्वविद्यालय था, संस्थान था, उसमें कुलपति पद का प्रस्ताव दे दिया गया था और वे वहाँ पर कुलपति पद के लिए वहाँ पर वो ज्वाइन करने जा रहे थे। तो इस प्रकार यहाँ से जो शुरुआत हुई तो डॉक्टर उमावर मिश्र और कुंजीलाल दुबे के प्रयासों से उस समय जबलपुर विश्वविद्यालय में मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूँगा। श्रीलंका से डॉक्टर केवल मोटवानी, बनारस से अर्थशास्त्र के प्रोफेसर RN भार्गव, अंग्रेजी के विशिष्ट प्रोफेसर SC सेनगुप्ता को कलकत्ता से, दर्शन शास्त्र के विशिष्ट प्रोफेसर CD शर्मा को बनारस से, भारतीय प्राचीन इतिहास और संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर राजबली पांडे को बनारस से, राजनीतिक विज्ञान एवं जन प्रशासन विषय के प्रोफेसर AD आशीर्वादम को हैदराबाद से आमंत्रित किया गया और इसके साथ ही रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के प्रोफेसर S घोष को इलाहाबाद से जबलपुर आमंत्रित किया गया और इन तमाम उस समय के विद्वान, उत्कृष्ट शिक्षक, इन तमाम लोगों ने जबलपुर विश्वविद्यालय में
आकर पदभार ग्रहण किया और जबलपुर विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों का इन लोगों के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। जबलपुर विश्वविद्यालय में विद्वान प्राध्यापकों, उत्कृष्ट शिक्षकों की नियुक्ति के बाद एक उत्साह का वातावरण देखा गया। यहाँ के छात्र और आसपास का जो अंचल था उसमें उत्साह भर गया और जबलपुर विश्वविद्यालय के माध्यम से एक नया शिक्षा के प्रसार क्षेत्र में प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात जबलपुर विश्वविद्यालय का 1 मार्च 1958 को पहला दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें उस समय देश के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन खुद उपस्थित हुए और उनको डी.लिट की उपाधि यहाँ प्रदान की। जिन मूल्यों और जिन विशेषताओं को लेकर जबलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, वे क्या मूल्य आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय बनने के बाद शेष हैं कि नहीं है। डी.के. घोष साहब कहते हैं कि उन्होंने जो कल्पना की थी 1967 तक वो कल्पना बनी रही, उसके बाद के वर्षों में बनी रही। जबलपुर विश्वविद्यालय का जो गठन जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया था वे बहुत पवित्र विचार थे। उस समय देश के तमाम सुप्रसिद्ध विद्वान और प्राध्यापकों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। जबलपुर विश्वविद्यालय की अपनी एक विशिष्ट पहचान और गरिमा और गौरव था। क्या आज वर्तमान में हम जब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित हो चुका है, तो ये आप लोग को इस पर विचार करना चाहिए, क्या जबलपुर विश्वविद्यालय जब बना था वैसी गरिमा और गौरव, प्रतिष्ठा, वैसी रचनात्मकता अब शेष है कि नहीं, ये विचार आप लोगों को करना है।